ओम। ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? सभी बनेंगे पद्मा पदमपति। कैसे बनेंगे? जब हम हर कर्म पदम करेंगे। पदम अर्थात कमल फूल समान। जैसे वो कीचड़ से अलग रहता है, ऐसे हम इस पतित दुनिया में रहते हुए इनसे अलग सतयुगी कर्म अकर्म करेंगे, जिसके लिए बाबा की श्रीमत बहुत बहुत हेल्प करती है, बहुत बहुत सहयोग देती है। और श्रीमत का मंथन करना, इसके लिए बाबा रोज हमें समझाते हैं कि जितना बैठकर मन मना भाव करेंगे, जितना बैठकर मंथन करेंगे, उतना ही आप सहज रीति से अपने आप को चला सकेंगे। हर कर्म बाबा की श्रीमत पर हो। क्या है बाबा की श्रीमत? उसको हम मंथन से निकालेंगे। क्या सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग में सूक्ष्म वतन होगा? क्या सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग में सूक्ष्म वतन होगा? नहीं होगा। नहीं नहीं होगा भाई जी। बाबा ने कहा है सूक्ष्म वतन सिर्फ संगम पर होता है। चलो हम देखते हैं। बाबा आते हैं तब पता चलता है ना भाई जी। बाबा के बताने से। सूक्ष्म वतन क्या है? क्या सतयुग द्वापुर कलयुग में सूक्ष्म वतन होगा? इसको हम चर्चा करते हैं। क्या होता है सूक्ष्म वतन का अस्तित्व और उसका स्वरूप? सूक्ष्म वतन सदा रहता है या केवल संगम युग में ही है? ये प्रश्न उठता है कि सूक्ष्म वतन केवल संगम युग में ही होता है या सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग चारों युगों में भी अस्तित्व में रहता है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भी तत्व या स्थान संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते। कोई भी तत्व, कोई भी स्थान प्रकृति का नियम है, जो थे, हैं और रहेंगे, वो कभी नष्ट नहीं होते। कोई भी तत्व, उनका रूप परिवर्तन हो सकता है, परंतु वो नष्ट नहीं हो सकते। वो सतो प्रधान से तमो प्रधान बन सकते हैं, परंतु नष्ट नहीं हो सकते। ये हम तत्व के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से ले तो चाहे हम विज्ञान की दृष्टि से ले। स्थान संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते, वो केवल अपने स्वरूप में परिवर्तन करते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूक्ष्म वतन हर युग में अवश्य होगा, परंतु उसकी भूमिका और प्रभाव समय के अनुसार भिन्न होंगे। तत्वों का स्वरूप और परिवर्तन। विश्व नाटक के अनुसार आत्माओं का पाठ समय समय पर बदलता रहता है। आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं। वैसे ही तत्वों का स्वरूप भी परिवर्तित होता रहता है। एक चक्कर लगाने के बाद तत्व वापस अपने उसी रूप में आ जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र है, नाइट्रोजन का चक्र है, ऑक्सीजन का चक्र है, हर एक का एक चक्र है, पानी का एक चक्र है। वह जो भी चीजें है वह एक सर्कल में सब घूम रही हैं, घूम कर वापिस अपने उसी रूप में आ जाती है। किंतु वहां इसका कोई प्रत्यक्ष कारोबार नहीं होगा, ना ही आत्माओं की इसकी कोई अनुभूति होगी। ये स्थान केवल सूक्ष्म रूप में बना रहेगा। अब ये जो है ना, जिसने लिखा है उसकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है, जो सोचता है कि कोई स्थान है जहां हम जो है ना सूक्ष्म वतन को समझ सकते हैं। और इसने अपनी बुद्धि से, कहीं बाबा ने ऐसा कुछ नहीं बताया, ये अपनी बुद्धि से ही फैसला कर रहा है कि सूक्ष्म वतन कोई एक स्थान है। कैसे बता रहा है देखते हैं आगे। लेकिन इसकी महत्ता और प्रभाव संगम युग में विशेष रूप से प्रकट होता है।
अब जैसे हम समझ रहे हैं कि संगम युग पर सूक्ष्म वतन होता है, परंतु ये बात राइट है कि संगम युग पर सूक्ष्म वतन प्रकट होता है, सबको समझ में आता है सूक्ष्म वतन के नाम से। सूक्ष्म वतन साकार बाबा ने इस विषय पर स्पष्ट रूप से बताया है। परंतु इस डेट की मुरली जो इन्होंने दी है 19/12/2002, इस टाइम की मुरली कहीं अवेलेबल नहीं है। फिर भी उस मुरली को मैंने एक्सेप्ट कर रहा हूं इसको, परंतु इसको हम ध्यान से समझेंगे। जो इसमें उसने अपनी तरफ से कल्पना की थी, उस कल्पना को मैंने हटा दिया है। उसने इसमें कल्पना करके ब्रैकेट में अपनी तरफ से कुछ कुछ लिख दिया था, क्योंकि जो चीज है नहीं मुरली में उसने लिखा। आकाश बहुत सूक्ष्म तत्व है। आकाश क्या है? सबसे सूक्ष्म तत्व। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं। आकाश से भी ऊपर कौन रहते हैं? देवता रहते हैं। वे भी पोलार है, आकाश में बैठे हैं। अब कौन बैठेगा आकाश में? फिर भी उनसे भी ऊपर और आकाश है, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है, वे भी आकाश है। उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। ये 3 तत्व हैं। तो 3 तत्व कौन से है ये समझ में नहीं आया। एक आकाश तत्व है, एक उसके बीच में इसने अपना जोड़ा है, एक सूक्ष्म तत्व है जहाँ देवता बैठते हैं, और उससे ऊपर जो है ना कौन रहते हैं? परम धाम, जिसे हम ब्रह्म तत्व कहते हैं। इसको ब्रह्म तत्व का है ना, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। ब्रह्म तत्व तो ठीक है, और ये 3 तत्व हैं, स्थूल, सूक्ष्म और मूल। ये 3 तत्व नहीं है, इसने तत्व बना दिया। ये 3 लोक है, एक स्थूल लोक है, एक सूक्ष्म लोक है, एक मूल लोक है, जिसे हम परम धाम कहते हैं। क्योंकि ये उसकी अपनी इमेजिनेशन है, उसने मुरली के उसको चेंज किया है। मुरली मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है। तो इस कथन से स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म वतन केवल संगम युग का एक विशेष स्थान मात्र नहीं, बल्कि ये संपूर्ण विश्व नाटक में अपने रूप में बना रहता है। हम इस बात को इस प्रकार से समझेंगे कि सूक्ष्म वतन, पहले हमने समझ लिया है कि हम सूक्ष्म वतन क्या होता है। क्या होता है सूक्ष्म वतन? कौन बताएगा मुझे? कौन बता सकता है? संकल्प से रची गई दुनिया, संकल्पों से रची गई दुनिया। संकल्पों से रची गई दुनिया, ये केवल वास्तव में कोई स्थूल रूप में कोई जगह नहीं होती, कोई दुनिया नहीं होती, आकाश तत्व में कोई आकृति नहीं बनती है, परंतु जब हम विजुलाइज करते हैं तो हम एक आकृति बना लेते हैं। तो ये उसने सूक्ष्म तत्व, एक आकाश से और परम धाम के बीच में एक सूक्ष्म तत्व की इसने इमेजिनेशन की है। क्योंकि जो कुछ भी हम देखते हैं, ना तो हम आकाश को देख सकते हैं कि ये आकाश है, और ना हम सूक्ष्म वतन को देख सकते हैं कि ये सूक्ष्म वतन है। सूक्ष्म वतन केवल हमारे संकल्प की दुनिया है। जैसा हम विजुलाइज करेंगे वैसा हमको दिखाई देता जाएगा। हम पहाड़ों के ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर और ऊपर, सूरज, चांद, तारों को भी पार करते जा रहे हैं। तो हम अपने आप में इमेजिनेशन करते जाते हैं, अच्छा मैं आत्मा सूरज, चांद, तारों से भी ऊपर जा रहे। मेरी इमेजिनेशन है, मेरी इमेजिनेशन में पिक्चर भी है, मेरी इमेजिनेशन में सब कुछ है। मैं उसे कितना भी रमणीक, कितना भी सुंदर, कितना भी आकर्षक, कितना भी प्रभावशाली बनाना चाहता हूं तो मैं उसे बना सकता हूं। ठीक है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं उस कमेंट्री को कितना मतलब अच्छी तरह से विजुलाइज करा सकता हूं, समझा सकता हूं, और सबको समझ में आ सकता है। तो ये सारी बात निर्भर करती है मेरी अभिव्यक्ति पर। तो अभिव्यक्ति कितनी क्लियर है ये हमारी स्थिति पर निर्भर करती है। तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये क्या होता है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि सूक्ष्म वतन एक ऐसी दुनिया है जहां पर केवल हम अपनी कल्पना, अपनी इमेजिनेशन से कोई भी आकृति को बना सकते हैं, देख सकते हैं। हम यदि अभी हमारे जो दादा दादी, परदादा परदादी मर गए हैं, हमने उनको कभी देखा हुआ है, तो हम अब उनको याद करें तो हमें वो दिखाई दे सकते हैं। हमारी आकृति, उनकी आकृति हमारे आंखों के सामने आ सकती है। परंतु ये सच्चाई है कि वो आकृति जरूर सामने आई है, परंतु वो है नहीं, वो है नहीं। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसी प्रकार कोई आत्मा भी सूक्ष्म शरीर लेती है तो वो केवल आकृति दिखाई देती है, होता नहीं है। आत्मा को हम देख नहीं सकते, आकृति दिखाई देती है, जिसको भी दिखाई देती है।
ड्रामा अनुसार जिसको भी दिखाई देनी है। तो सूक्ष्म वतन में जो भी आत्माएं हैं, बाबा ने अभी मुरली में हमने सूक्ष्म वतन को अध्ययन किया था, तो उसके अंदर हमने देखा था, उसमें बाबा ने कहा कि जो आत्माएं दुनिया वाली आत्माएं हैं वो भी सूक्ष्म वतन में जाती हैं, परंतु सूक्ष्म वतन उनके लिए क्या है, उनके संकल्प की दुनिया, या जा करके कहीं भी देख सकते हैं। साकाश देना भी एक सूक्ष्म वतन का रोल करता है, प्ले करता है, जिसमें आप सूक्ष्म शरीर के द्वारा वहां तक पहुंच सकते हैं। उसको जाकर के उसको लगेगा कि जैसे आप उसके पास आए हैं और आपने उनको जो कहा है वो आपकी बात को समझ जाता है। बल्कि जबकि आपने जो है ना यहाँ से अपना ध्यान में बैठकर या अपना योग में बैठकर मनसा सेवा की, खुली आंखों से आपने सारे विश्व की आत्माओं को साकाश दिया है, और वो साकाश आप इतने तल्लीन हो गए थे साकाश देने में कि जिस आत्मा ने आपको इनवाइट किया, आप उस आत्मा के पास गए और उस आत्मा को आपने संदेश दिया, और उसे लगता है कि आप उसके पास आए हैं और उसको संदेश दिया है। तो ये क्या है, आपका सूक्ष्म शरीर वहां पर गया है। अब इसमें दोनों बातें हैं, एक तो उसने विजुलाइज किया, उसने मेहनत की, और दूसरा आप भी उस समय इस अवस्था में थे कि आप भी साकाश दे रहे थे, तो वो आभास उसे हो सकता है, उसे वो खुशी मिल सकती है। तो बाकी यहाँ जो सूक्ष्म वतन होता है, यहाँ पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म वतन को, या सारे जो अपना एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं, जिनको जैसा इमर्ज करना होता है ऊपर इमर्ज करते, और उनको जो डायरेक्शंस देने होते हैं वो डायरेक्शंस देते हैं। तो ये जो भोग लगता है ये सूक्ष्म वतन में लगता है, परंतु नियम अनुसार वहां कोई खाता नहीं है। ये केवल भक्ति मार्ग की प्रथा जैसे चली आई है, चल रही है। संदेश लेने के लिए जाते हैं, उसके लिए भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बाबा ने बड़ा क्लियर कहा हुआ है कि जो निमित्त है यज्ञ के, वो जिसे भी संदेश के लिए भेजेंगे मैं उसके द्वारा संदेश। तो कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म वतन हमेशा था, है और हमेशा रहता है, परंतु ये कोई जगह नहीं है, ये कोई स्थान विशेष नहीं है कि वहां पर सूक्ष्म वतन है। ये सूक्ष्म वतन सबके लिए होता है। हाँ जी, हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? भाई जी, प्रत्येक आत्मा का सूक्ष्म वतन अलग अलग होता है कि ये कहीं होता है? सूक्ष्म वतन कोई नहीं होता है। सूक्ष्म वतन हर एक की अपनी कल्पना, अपनी इमेजिनेशन, अपना विजुअलाइजेशन होता है। और सूक्ष्म वतन एक शिव बाबा आकर के संदेश देने के लिए, साकाश देने के लिए दो बातें, एक संदेश देना और एक साकाश देना। ब्रह्मा बाबा साकाश देते हैं, हम आत्माएं भी साकाश दे सकती हैं। ब्रह्मा बाबा जब मूल वतन, सॉरी, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर से साकाश देते हैं, तो उसे भी सब नीचे महसूस करते हैं कि ये बाबा हमें पकड़ कर लाया है, इस बाबा ने हमको यहाँ का सेंटर का रास्ता दिखाया है। तो इस प्रकार से जिस आत्मा को पकड़ना है ड्रामा अनुसार, तो ब्रह्मा बाबा उस आत्मा को साकाश देते हैं और सेंटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म वतन मतलब होता है और हमेशा होता है, परंतु इसके लिए जरूरत है कि यदि इसकी ड्रामा में रिक्वायरमेंट है तो, और बाकी ये कोई स्थान विशेष नहीं है, ये कोई विशेष स्थान नहीं है कि ये एरिया जो है ना सूक्ष्म वतन का है, यहां पर हमको पहुंचना है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वहां कोई देवता बैठे रहते हैं, जैसे लिख दिया है सूक्ष्म वतन के चित्र के अंदर, ये ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, ऐसी पूरी भी नहीं होती ऐसी। भाई संकल्पों की दुनिया को सूक्ष्म वतन कहते हैं भाई। संकल्पों की दुनिया को सूक्ष्म वतन कहते हैं। सूक्ष्म वतन कहते
कोई और प्रश्न है तो पूछो। जी सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा हुआ। सूक्ष्म शरीर जो आपका यहाँ शरीर दिखाई दे रहा है वही सूक्ष्म शरीर होता है, उसका सूक्ष्म शरीर बन जाता है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो है अभी वही। हाँ। बाकी इस प्रकार से संगम युग में सूक्ष्म वतन का, हाँ जी भाई जी, जो ऑरा कहते हैं वही क्या सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म शरीर है? नहीं, संगम युग में सूक्ष्म वतन का महत्व, संगम युग में सूक्ष्म वतन का विशेष महत्व है। क्या महत्व है? क्योंकि ये आत्माओं के बीच परिवर्तन और दिव्यता के अनुभवों का आधार बनता है। क्योंकि यहाँ पर हम जो अपना एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं हैं, एडवांस स्टेज में गई हुई आत्माएं हैं, जो यहाँ हैं, उनका मिलन होने का एक आधार बनता है। आत्माएं यहाँ साक्षात्कार के माध्यम से अपने उच्चतम स्वरूप को देखती और अनुभव करती है। जैसे ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर दिखाया वहां पर, ऐसे और आत्माओं के भी सूक्ष्म दिखाए। ये स्थान ब्रह्मलोक और परम धाम के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मतलब ब्रह्मलोक में तो हम आत्माएं होती हैं जहां कोई संकल्प नहीं होता, यहाँ पर संकल्प होते हैं परंतु यहाँ स्थूल शरीर नहीं होता। ये एक सूक्ष्म दुनिया है, जो है कोई जगह नहीं, ये याद रखना है। वो कोई स्थान विशेष नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी देख सकते हैं, और वो सत्य भी हो सकता है, वो असत्य भी हो सकता है। ये भी साथ में दोनों बातें रखनी है। ब्रह्मलोक और परम धाम के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। निष्कर्ष, सूक्ष्म वतन सदा अस्तित्व में है, लेकिन इसका अनुभव और इसकी भूमिका केवल संगम युग में विशेष रूप से दिखाई देती है। यह न केवल एक आध्यात्मिक स्थान है, बल्कि तत्वों और आत्माओं के पारलौकिक परिवर्तन का भी एक प्रमुख केंद्र है। कोई प्रश्न है तो देखो। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। कौन सी बात समझ लेनी है? कि जो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, ये सूक्ष्म लोक जो दिखाया गया है, ऐसा कोई सूक्ष्म लोक नहीं होता। ये केवल समझाने के लिए दिखाया गया है। समझ में आया? जैसे ये सूक्ष्म लोक दिखाया है, ऐसा सूक्ष्म लोक कोई ऊपर में होता नहीं है। जो ब्रह्मपुरी कहा जाए, विष्णुपुरी कहा जाए, यहाँ ऊपर कोई आत्माएं बैठी रहती हों, ये देवताएं बैठे रहते हो, ऐसा कोई नहीं होता है। ये केवल समझाने के लिए चित्र बनाया गया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।